दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग डेली कैंडलस्टिक चार्ट एंड बाय यूजिंग स्टोकेस्टिक इंडिकेटर। दोस्तों, यहाँ पे स्टोकेस्टिक इंडिकेटर क्या होता है, किस तरह से चार्ट पे प्लॉट होता है, किस तरह से बाय सेल सिग्नल देता है और स्टोकेस्टिक इंडिकेटर किस तरह से यूज़ करना चाहिए, अदर कौन से इंडिकेटर्स है कि जो स्टोकेस्टिक के साथ मर्ज करके ट्रेड कर सकते हैं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, इससे आपको एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी भी पता लग जाएगी कि जिसके ज़रिए आपको ट्रेंड चेंज का आइडेंटिफिकेशन मिलकर एक अच्छा खासा इमीडिएट बेसिस पे जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड रहता है उसको कैप्चर करते हुए एक आप बढ़िया सा ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम बेसिकली एक शॉर्ट टर्म का स्विंग ट्रेड लेने की कोशिश करने वाले हैं। तो जब भी एंट्री होगी तो एग्जिट होने के लिए कुछ ही दिन लगने वाले हैं, स्टॉप लॉस आने के लिए भी उतना ही कम समय लगने वाला है। तो 5 से 10% की मूव यहाँ पे हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे इमीडिएट बेसिस पे। तो पहले स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के बारे में सीखते हैं और उसके बाद विथ एग्जाम्पल इसको थोड़ा समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम यहाँ पे सीखते हैं स्टोकेस्टिक इंडिकेटर होता क्या है। तो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। जैसे कि इसका फर्स्ट यूज़ अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ट्रेंड रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए होता है। तो ट्रेंड रिवर्सल हम कैप्चर कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टोकेस्टिक इंडिकेटर। उसी के साथ ओवरबॉट और यहाँ पे ही मैं लिखता हूँ ओवरसोल्ड। तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स भी आइडेंटिफाई करने के लिए स्टोकेस्टिक इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है। जनरली स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर या तो इंडिकेटर जो रहता है वो 0 to 100 के बीच में ट्रेड करते रहता है, राइट। 0 to 100 के बीच में आपको इसकी रीडिंग दिखेगी, लेकिन ये जब भी अबव 80 जाता है यानी कि 80 के ऊपर जब भी चला जाता है तो ओवरबॉट माना जाता है, यानी कि महंगा हो रहा है स्टॉक। और जब भी ये बिलो 20 आता है तो इस तरह से माना जाता है कि ये ओवर सोल्ड है, यानी कि सस्ता हो रहा है। तो 20 के आसपास जाएगा तो बाय सिग्नल यहाँ पे मिलते रहते हैं और 80 के आसपास जाएगा तो सेल सिग्नल मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे खाली 80 पे जाएगा तो सेल करना है और खाली 20 पे जाएगा तो बाय करना है, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे एक थर्ड यूज़ है स्टोकेस्टिक इंडिकेटर का, जो कि है क्रॉसओवर का। तो क्रॉसओवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम स्टोकेस्टिक का। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टोकेस्टिक का यहाँ पे मैं उसके हिसाब से बताने की कोशिश करता हूँ इंडिकेटर के हिसाब से। परसेंटेज के और एक परसेंटेज डी, दो वैल्यूज़ यहाँ पे रहते हैं। जैसे कि एक फास्ट वैल्यू रहती है और एक स्लो वैल्यू रहती है। जब भी परसेंटेज के ग्रेटर देन होता है परसेंटेज डी के, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे अभी अपसाइड में मोमेंटम बनने की संभावना है। यानी कि परसेंटेज के ग्रेटर देन परसेंटेज डी, इट मीन्स ये पर्टिकुलर स्टॉक इज गोइंग टू मूव अप साइड। और जब भी ये रिवर्स होता है तो इट इज़ गोइंग टू मूव डाउन साइड। तो इस तरह से माना जाता है। मल्टीपल सॉफ्टवेयर में या तो ऐप में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जब भी आप स्टोकेस्टिक इंडिकेटर ड्रॉ करते हैं तो एक ब्लू लाइन और एक रेड लाइन आती है। तो जब भी ब्लू लाइन क्रॉस करके ऊपर चली जाती है रेड लाइन के, तो यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड माना जाता है। और जैसे ही ब्लू लाइन क्रॉस करके नीचे आती है रेड लाइन के, तो यहाँ पे एक सेल से सिग्नल जनरेट होता है। तो इसको थोड़ा कवर अप करेंगे तो स्टोकेस्टिक का इस्तेमाल हम ट्रेंड रिवर्सल के लिए कर सकते हैं, ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कर सकते हैं और उसी के साथ क्रॉसओवर का भी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कर सकते हैं। क्रॉसओवर और ट्रेंड चेंज एक ही जैसा है, ये आगे जाकर किस तरह से बनता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कुल मिलाकर यहाँ पे आप इतना इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ लेने की कोशिश कीजिएगा। अगले स्लाइड में हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखने से पहले कुछ यहाँ पे पॉइंट्स में क्लियर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग स्टोकेस्टिक इंडिकेटर, कि जैसे कि आपको पता है कि कोई भी इंडिकेटर स्टैंड अलोन वर्कआउट नहीं होता, यानी कि इंडिविजुअली वर्कआउट नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपने प्राइस चार्ट ओपन किया और प्राइस चार्ट पे आपने स्टोकेस्टिक इंडिकेटर एक ही इंडिकेटर ड्रॉ किया तो ये आपको अच्छी तरह से वर्कआउट होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इंडिकेटर्स हमें खाली इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे इंडिकेटर की एक्यूरेसी भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट के सिनेरियो के ऊपर भी रहती है। जैसे कि मूविंग एवरेज देखेंगे तो ट्रेंडिंग मार्केट में बढ़िया सा वर्कआउट करेगा, बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन साइडवेज मार्केट जब भी रहता है ना, तो मूविंग एवरेज आपको मल्टीपल टाइम्स फॉल्स सिग्नल दे देगा।
उसी तरह से अलग अलग इंडिकेटर्स के अलग अलग लिमिटेशंस रहते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी स्टैंड अलोन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली हमें कॉम्बिनेशन करना चाहिए। जब भी हम इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन करते हैं तो वहाँ पे एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि इस तरह के ही इंडिकेटर्स कंबाइन किए जाए जो कि एक दूसरे के कंपैटिबल हो। तो एक दूसरे के साथ जब भी वो इंडिकेटर्स अच्छी तरह से वर्कआउट होते हुए दिख रहे हैं तो उस तरह के इंडिकेटर्स कंबाइन करेंगे तो बेहतर होता है। जैसे कि अगर हम स्टोकेस्टिक को आरएसआई के साथ कंबाइन करेंगे या तो मूविंग एवरेज के साथ कंबाइन करेंगे और दोनों के हिसाब से हमें एक ही जैसे सिग्नल मिल रहे हैं, यानी कि आरएसआई के हिसाब से भी बाय सिग्नल मिल रहा है, स्टोकेस्टिक के हिसाब से भी बाय है और उसी के साथ इस तरह से कंसिडर करते हैं कि मूविंग एवरेज के हिसाब से भी बाय है, तो तीनों के हिसाब से एक ही सिग्नल मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बेटर कन्फर्मेशन मिलता है क्योंकि सिंगल इंडिकेटर जो भी सिग्नल दे रहा है वो उसके हिसाब से दे रहा है, राइट। कुछ इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर्स रहते हैं, कुछ इंडिकेटर्स लीडिंग इंडिकेटर्स रहते हैं, तो दोनों के अलग अलग अपने अपने हिसाब से सिग्नल्स रहते हैं, ट्रेडिंग सिग्नल्स रहते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तो कॉम्बिनेशन करना चाहिए। कॉम्बिनेशन जब भी करेंगे और अलग अलग इंडिकेटर के हिसाब से बाय सेल सिग्नल मिलेंगे तो थोड़ा कन्फर्मेशन यहाँ पे मिलता है। और जब भी इंडिकेटर इस्तेमाल करते तो बेसिक जो प्राइस एक्शन रहती है उसको हमें इग्नोर करके नहीं चलना है, क्योंकि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो बेसिकली प्राइसेस के हिसाब से ड्रॉ होते रहते हैं। जैसे कि जो मूविंग एवरेजेस रहते हैं वो किस तरह से ड्रॉ होते हैं, तो वो ड्रॉ होने के लिए जो बेसिक प्राइसेस है उसका ही इस्तेमाल किया जाता है और उसी तरह से अलग अलग इंडिकेटर्स ड्रॉ होते रहते हैं। तो बेसिकली इंडिकेटर्स जो हमें दिख रहे हैं चार्ट पे, वो जो ड्रॉ होते हुए दिख रहे हैं, जो प्लॉट होते हुए दिख रहे हैं, वो ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइसेस के अकॉर्डिंग कुछ कैलकुलेशन करके ही ड्रॉ हो रहे हैं, राइट। तो प्राइसेस को ये फॉलो करे, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो जो कहते हैं ना कि प्राइसेस इज इंपॉर्टेंट, तो प्राइसेस को कभी भी इग्नोर करके नहीं चलना है। बेसिक प्राइस एक्शन क्या चल रही है वो समझना और उसके हिसाब से ही फिर इंडिकेटर के साथ कंफर्मेशन लेकर सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर ही ट्रेड करना है, तो एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है, अभी अगले स्लाइड में हम एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। जैसे कि ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और यहाँ पे खाली हम इंडिकेटर को देख रहे हैं और प्राइस एक्शन को देख रहे हैं और यहाँ पे हमने कोई अदर इंडिकेटर नहीं ड्रॉ किया। हालांकि वॉल्यूम हमें दिख रहा है लेकिन वॉल्यूम को हम यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे, हम खाली यहाँ पे स्टोकेस्टिक किस तरह से वर्कआउट होता है ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कहा कि अदर इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन को भी देखना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बेसिकली सीखना है कि स्टोकेस्टिक किस तरह से वर्कआउट होता है। तो स्टोकेस्टिक सिंपली हमें बाय सेल सिग्नल देता है क्रॉसओवर के हिसाब से और उसके ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल के हिसाब से। हम यहाँ पे उसमें से एक तरीका समझ लेने की कोशिश करेंगे क्रॉसओवर का। क्रॉसओवर जब भी हो रहा है तो प्राइसेस किस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो यहाँ पे समझ लेने की कोशिश करेंगे। पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्लू लाइन ने, अभी यहाँ पे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि परसेंटेज के और परसेंटेज डी रहता है, यानी कि ब्लू लाइन और रेड लाइन रहती है जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे चली जाती है तो ये एक सेल सिग्नल मिलता है और आप देख सकते हैं कि प्राइसेस में गिरावट आई। उसके बाद यहाँ पे प्राइसेस कुछ टाइम के लिए ये लेवल पे रुके, राइट, इसके नीचे नहीं गए। जैसे ही गिरावट के बाद प्राइसेस रुकते हुए दिखते हैं तो एक रिवर्सल आने की संभावना रहती है। तो ये हम स्टोकेस्टिक पे कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्राइसेस यहाँ पे रुक गए थे, स्टोकेस्टिक भी यहाँ पे पूरी तरह से हॉरिजॉन्टली जाता हुआ दिखा, लेकिन ये लेवल पे स्टोकेस्टिक क्रॉस ओवर किया और फाइनली ब्लू वाली लाइन ऊपर आ गई रेड वाली लाइन के। और उसके बाद देखेंगे तो लगभग ये लाइन कौन से लेवल पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये क्रॉस ओवर ये लेवल पे बना था, तो लगभग ये कैंडल के आसपास हमें यहाँ पे क्रॉस ओवर का इंडिकेशन मिला। और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि 5-10% का ही प्रॉफिट लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो उसके बाद देखेंगे तो 1 2 3 4 कैंडल के अंदर स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया। प्राइस रेंज के हिसाब से भी देखेंगे तो अभी मैं कैजुअली आपको बताने की कोशिश करता हूं तो लगभग 279 280 का स्टॉक यहाँ पे लगभग 320 के आसपास चला गया। तो एक बढ़िया सा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला, कभी कभी बढ़िया भी रिटर्न मिलता है। उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो ये लेवल पे ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पे ये स्टॉक के प्राइसेस अप साइड में जाने के रुक गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर शैडो बहुत सारे बन रहे थे लेकिन नीचे आकर क्लोज आउट दे रहा था, तो एक फॉल आने की संभावना थी। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ब्लू लाइन ऊपर थी, रेड लाइन नीचे थी, लेकिन यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, राइट। ब्लू वाली जो लाइन है वो नीचे आ गई और रेड वाली ऊपर शिफ्ट हो गई। उसके बाद ये कहाँ पे हुआ, तो ये जो हुआ था ये सिनेरियो लगभग ये कैंडल पे हुआ था, थोड़ा अर्ली इंडिकेशन हमें मिलता है। उसके बाद देखेंगे तो इसमें थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखी। उसके बाद फिर से क्रॉस ओवर ये लेवल पे हुआ,
यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लगभग ये लेवल पे लगभग ये कैंडल थी, और उसके बाद देखेंगे तो प्राइसेस अभी कैजुअली बताता हूँ मैं आपको, 290 से लेकर ये जो हाई अगर हम कंसिडर करेंगे तो 360 के आसपास इसका हाई देखने को मिला। तो आप परसेंटेज वाइज रिटर्न भी यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। 5-10% का मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ सिनेरियो में बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलता हुआ दिख रहा है। तो जो छोटे छोटे स्विंग बनते रहते हैं ना, तो इसको भी हम कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ट्रेंड आप देख सकते हैं, साइडवेज ट्रेंड है यहाँ पे, राइट। ये इतना ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड है, साइडवेज में स्टॉक जा रहा है, लेकिन जब भी नीचे आ रहा है बाय कर रहे हैं, जब भी ऊपर जा रहा है सेल कर रहे हैं, राइट। और कैसे सेल कर रहे हैं, कैसे बाय कर रहे हैं, स्टोकेस्टिक का क्रॉसओवर देखकर, राइट। बहुत ही सिंपल है। अभी आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, ये लेवल पे क्रॉसओवर हुआ, ये सपोर्ट पे यहाँ पे प्राइसेस रुकते हुए दिखे, और उसके बाद अपसाइड में मूवमेंट आई। प्राइस रेंज देखेंगे लगभग 300 से लेकर 360 तक फिर से ये चला गया। साइडवेज में है तो एक जैसे हमें सिनेरियो मिलेंगे। यहाँ पे फिर से क्रॉसओवर हुआ, ब्लू वाली नीचे आ गई, सेल सिग्नल मिला, उसके बाद एक गिरावट आई। फिर से आप देख सकते हैं क्रॉसओवर हुआ, ब्लू वाली ऊपर गई, और फिर से यहाँ पे अपसाइड में मोमेंटम बनता हुआ दिखा। तो लगभग 300 के आसपास के जो प्राइसेस थे यहाँ पे 390 के आसपास चले गए। तो इस तरह से स्टोकेस्टिक इंडिकेटर वर्क होता है। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इसके अलग अलग इस्तेमाल बताए थे, लेकिन साइडवेज रेंज में बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता हुआ दिखता है। क्विक सिग्नल हमें देता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ग्रीड नहीं करनी है, क्योंकि साइडवेज ट्रेंड है तो थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये फिर से नीचे आने वाला है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो जब भी सपोर्ट पे आएगा बाय करना है, रेजिस्टेंस पे जाने के बाद और ऊपर जाएगा, इस तरह से कंसिडर करके होल्ड करके बैठना नहीं है। यहाँ पे जैसे ही क्रॉसओवर का सिग्नल मिलता है सेल करना है। तो सिंपली कहेंगे तो साइडवेज रेंज में भी अगर हमें ये सिग्नल मिलता है तो ऊपर ब्लू वाली लाइन जाएगी, क्रॉसओवर करके बाय करना है, नीचे ये ब्लू लाइन जाएगी, क्रॉसओवर करके सेल करना है। ये साइडवेज रेंज में बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है। लेकिन अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा ना, तो कभी कभी ये थोड़ा सा गलत सिग्नल देता है, राइट। या तो कभी कभी क्या होता है कि कंटिन्यूस बेसिस पे इस तरह से ऊपर ही रहता है, और यहाँ पे एक लेवल पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 93 की लेवल दिख रहे हैं, और ये अभी हॉरिजॉन्टल हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल हुआ है, लेकिन प्राइसेस ऊपर ही जाते हुए दिख रहे हैं। तो कभी कभी अच्छा खासा जब भी स्टॉक ट्रेंड पकड़ता है ना, तो ये स्टोकेस्टिक इंडिकेटर थोड़ा ऊपर जाकर एक ही लेवल में रुकता है, लेकिन इसमें कोई क्रॉसओवर या तो सिग्नल नहीं मिलते। क्रॉसओवर हुआ तो भी वो टेम्पररी बनता हुआ दिखता है, और ये प्राइसेस को फिर कंटिन्यू करते हुए और भी ऊपर जाते हैं। तो इसीलिए कुछ सिनेरियो में हमें इसी के साथ RSI का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। RSI के ओवरबॉट लेवल को वहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं, या तो बेसिकली जो प्राइसेस बनते रहते हैं उसका जो प्राइस एक्शन सिनेरियो रहता है उसका भी इस्तेमाल करके हम इसमें ट्रेड सेटअप बनाकर एंट्री और एग्जिट डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।